दोस्तों, आज की यह स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने घर जाने के लिए एक अनजान शहर में रात को कैब से निकलती है। लेकिन उस लड़की के साथ कैब के अंदर एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से वह लड़की कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाती है। और इसके कुछ दिन बाद जब पुलिस को उस लड़की की लाश मिलती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस लड़की के कई पुरुषों के साथ अवैध संबंध है और इसकी मौत से पहले इसका शारीरिक बलात्कार किया गया है, वो भी कई बार। दोस्तों, चलिए आज की इस पूरी स्टोरी में जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था उस रात को उस लड़की के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। स्वागत है आपका क्राइम एंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। यहां हम बताते हैं वो कहानियां जो सच्ची हैं पर सुनकर यकीन नहीं होता। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी आपसे छूट ना जाए। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, 31 जुलाई 2019 की सुबह करीब 5 बजे एक व्यक्ति को बेंगलुरु के कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वाली सुनसान सड़क पर एक नौजवान लड़की की लाश मिलती है, वह भी बिना कपड़ों के। इसके बाद उसे व्यक्ति के द्वारा पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस तुरंत मौकाई वारदात पर पहुंचती है और पूरे मामले की छानबीन करती है। पुलिस आसपास के इलाके की गहराई से छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को उसे समय वहां पर लाश के अलावा और कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है। इसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, जब पुलिस को वह लाश मिली तब पुलिस का पहला काम था उसे लड़की की पहचान करना। लेकिन इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना जरूरी था और करीब 24 घंटे के भीतर ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पुलिस के सामने आ जाती है। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को पता चलता है कि इस लड़की की हत्या से पहले इसका शारीरिक बलात्कार किया गया है, फिर इसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है और इस लड़की की पहचान छुपाने के लिए एक चाकू को इसके चेहरे पर जगह जगह घुसाया गया है और एक बड़े पत्थर से इसका चेहरा कुचला गया है। यानी कि इस लड़की की पहचान बहुत बुरी तरह से छुपाने का प्रयास किया गया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे केस की छानबीन करने के लिए पुलिस को इस लड़की की पहचान करना तो जरूरी था। दोस्तों, जब पुलिस इस केस की छानबीन कर ही रही थी तभी पुलिस को पता चलता है कि इस लड़की ने एक टाइटन ब्रांड की महंगी घड़ी पहन रखी थी जो कि आम आदमी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता है और यह घड़ी बिल्कुल नई लग रही थी। मतलब कि इस घड़ी को अभी अभी इस लड़की ने खरीदा था जिन्होंने हाल ही के दिनों में टाइटन घड़ी खरीदी थी। और पुलिस के सामने 1400 लोगों की लिस्ट आती है जिन्होंने हाल ही के दिनों में टाइटन घड़ी खरीदी थी और पुलिस के द्वारा इन्हें तुरंत कांटेक्ट किया जाता है। लेकिन पुलिस को किसी भी व्यक्ति से कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है और ना ही कोई भी व्यक्ति उसे लड़की को जानता था। इसीलिए पुलिस का यह प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाता है। हालांकि अभी भी पुलिस उस लड़की की पहचान करने की कोशिश कर ही रही थी और ऐसे ही करीब 7 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन पुलिस अभी भी इस लड़की की पहचान नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों, इस केस के 7वें दिन पुलिस के सामने एक अली नाम का व्यक्ति आता है जो कि अपने आप को इस लड़की का बॉयफ्रेंड बताता है। दोस्तों, जब पुलिस के सामने उस लड़की का आशिक अली आता है तब वह बताता है कि मैंने इस घड़ी को दिल्ली से खरीदी थी, फिर मैंने इस घड़ी को अपनी गर्लफ्रेंड पूजा डे को गिफ्ट में दी थी। हालांकि जब पुलिस के द्वारा उसे लड़की की फोटो उसे दिखाई गई तब वह बताता है कि यही पूजा डे है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड है और हम एक लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। और जब पुलिस ने उससे पूजा के बारे में और पूछताछ की तब वह बताता है कि पूजा डे पहले से शादीशुदा है और वह अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके और उसके पति के बीच रोज बच्चों को लेकर झगड़े होते थे क्योंकि पूजा डे अभी मां बना नहीं चाहती थी, इसलिए वह काफी ज्यादा परेशान थी और अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। लेकिन तभी करीब 1 से 2 साल पहले मेरी मुलाकात उससे होती है और पहले हम दोनों दोस्त बनते हैं, फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और पूजा भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वह मेरे लिए अपने पति को छोड़ने को भी तैयार थी। हालांकि दोस्तों, अब पुलिस के द्वारा उस लड़की की पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उस लड़की के पति के बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन तभी पुलिस को पता चलता है कि कोलकाता में ही एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई है, जिसने अपनी पत्नी का नाम भी पूजा डे ही बताया है
इसके बाद पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया जाता है और उसको उस लाश की फोटो दिखाई जाती है। तब वह व्यक्ति उस लाश की फोटो की पुष्टि पूजा डे के रूप में करता है और वह बताता है कि यही मेरी पत्नी है। दोस्तों, जब पूजा पुलिस के द्वारा पूजा के पति से पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि पूजा से उसकी शादी करीब 7 साल पहले हुई थी, लेकिन अभी भी उन्हें कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। और पूजा एक फैशन डिजाइनर थी, उसके साथ एक इवेंट मैनेजर भी थी और इसी वजह से वह हमेशा दिल्ली से बेंगलुरु आती जाती रहती थी। और एक काम के सिलसिले में वह 30 जुलाई 2019 को भी बेंगलुरु गई थी, लेकिन 30 जुलाई की रात से ही उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मैंने पुलिस स्टेशन में पूजा के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। हालांकि पूजा के पति ने पुलिस को पूजा के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जब पुलिस ने उससे पूछा तब उसने कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। दोस्तों, जब पुलिस ने पूजा के पति और उसके बॉयफ्रेंड की बातें सुनी, तब पुलिस का शक सीधा पूजा के पति पर जाता है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि शायद पूजा के पति को पता चल गया होगा कि पूजा के किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध है, इसलिए उसने गुस्से में आकर पूजा की हत्या कर दी होगी। फिर अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की झूठी रिपोर्ट लिखवाई होगी ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। लेकिन दोस्तों, अभी भी पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिसकी वजह से वह पूजा के पति को गिरफ्तार कर सके। हालांकि जब पूजा के पति ने पुलिस को पूजा का फोन नंबर दिया, तब पुलिस ने पूजा के फोन की लोकेशन ट्रेस की। दोस्तों, जब पुलिस के द्वारा पूजा की फोन लोकेशन ट्रेस की गई, तब पुलिस को पता चलता है कि पूजा बेंगलुरु की सिंह सिंह सांद्रा में स्थित सहारा पिविलियन होटल में रुकी थी। और जब पुलिस के द्वारा उस होटल की सभी सीसीटीवी कैमरा की फोटो खंगाली गई, तब पुलिस को पता चलता है कि पूजा घटना वाली रात को कैब से कहीं गई थी। लेकिन जब पुलिस ने ऑनलाइन कैब की जानकारी निकाली, तो पुलिस को पता चला कि उस रात को पूजा ने कैब ऑनलाइन बुक नहीं की थी, बल्कि उसने फोन करके किसी कैब वाले को बुलाया था। हालांकि उस होटल के सीसीटीवी कैमरा के द्वारा उस कैब के नंबरों की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए पुलिस के द्वारा अड़ोस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाती है और उस कैब के नंबर निकाले जाते हैं और उस कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस के द्वारा कैब का नंबर निकाला गया, तब उन्हीं नंबरों की आधार पर पुलिस ने बहुत ही जल्द 23 अगस्त 2019 को उस कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया, जो कि दिल्ली का ही रहने वाला था, जिसका नाम नागेश था। और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो वह पुलिस को सारी सच्चाई बताता है और डर की वजह से वह अपना अपराध भी कबूल कर लेता है। दोस्तों, कैब ड्राइवर पुलिस को बताता है कि जब 30 जुलाई 2019 को पूजा एयरपोर्ट से होटल गई थी, तब वह उसी कैब के अंदर गई थी और पूजा को देखकर उसे पूजा एक अमीर घर की लड़की लग रही थी। इसीलिए उसने पूजा से बात करना शुरू कर दिया और रास्ते में ही उसने पूजा से जान पहचान कर ली और उसने पूजा को अपना नंबर भी दे दिया ताकि अगर उसे कैब की जरूरत हो तो वह उसे बुला सके, क्योंकि उस कैब ड्राइवर का मकसद पूजा की मदद करना नहीं था, बल्कि उसे लूटना था। क्योंकि वह कैब ड्राइवर पुलिस को बताता है कि उस समय उसे अपनी गाड़ी की किस्त जमा करवानी थी, जिसकी वजह से उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और पूजा उसे अमीर घर की लड़की लग रही थी। इसीलिए उसने पूजा को लूटने का एक प्लान बना दिया और वह पुलिस को बताता है कि 30 जुलाई 2019 की रात को पूजा ने मुझे फोन करके बुलाया था। तब मैं तुरंत वहां पर पहुंच गया, लेकिन तब पूजा ने कैब ऑनलाइन बुक करने के लिए कहा। तब मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें ऐसे ही 1200 रुपए में तुम जहां जाओगे वहीं छोड़ दूंगा। लेकिन उस समय सुबह के करीब 3 से 4 बज रहे थे, इसलिए पूजा को काफी ज्यादा नींद आ रही थी। इसलिए वह मुझ पर विश्वास करके आराम से कार की पिछले सीट पर सो जाती है। लेकिन तभी मैं मेरे प्लान को अंजाम देता हूं और मैं पूजा को एक सुनसान रास्ते पर ले जाता हूं और उस सुनसान एयरपोर्ट की रोड पर ले जाकर पहले मैंने पूजा का डिजिटल वॉलेट, उसका पर्स, उसका फोन और उसकी सभी चीज चुरा ली। फिर मैं पूजा के सर पर एक ईंट मारकर उसे बेहोश किया और उसका शारीरिक बलात्कार किया। फिर मैंने पूजा की एक बड़े पत्थर से हमला करके हत्या कर दी और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे पर जगह जगह चाकू घोंप दिए हैं ताकि उसकी पहचान ना हो सके।
फिर मैंने उस लाश को अपनी गाड़ी से थोड़ा और आगे ले जाकर एयरपोर्ट की रोड पर फेंक दे दिया और फिर वापस वहां से आ गया, घर आ गया। हालांकि दोस्तों, इसके बाद नागेश करीबन 2 साल तक जेल के अंदर रहा, लेकिन 2 साल के बाद उसकी बीमारी के चलते मौत हो गई। खैर दोस्तों, आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार, ईमानदारी और विश्वास की अहमियत हो। इन सच्ची घटनाओं से मिलने वाले संदेश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा, नई कहानियों और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।